शुरुआत करते हैं आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा की। राजनीति की दुनिया में अक्सर कई कहानियां किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट को भी बहुत पीछे छोड़ देता है। सही कहा आपने। आज का हमारा पूरा फोकस भारत की राजनीति के उस चेहरे पे है जिन्होंने 2025 में, और ध्यान दीजिएगा इस बात पर, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10 बार? मतलब यह आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के उस दिग्गज नेता की जिनका सफर पिछले 40 सालों से लगातार भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है। आज जो हमारे पास मटेरियल है वो बहुत विस्तृत और पूरी तरह से अनफिल्टर्ड है, जिसमें काफी कुछ शामिल है। बिल्कुल। इसमें 40 साल का ऐतिहासिक डेटा है, अंदरूनी वीडियो स्क्रिप्ट्स हैं, पुरानी और नई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, और यहाँ तक कि रेडिट पर आम लोगों और युवाओं के बीच चल रही तीखी बहसें भी शामिल हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, ये जरूरी है। आज का हमारा मिशन इस पहेली को सुलझाना है कि आखिर एक ही इंसान को लोग बिहार का सिकंदर भी कहते हैं और वही इंसान पलटू राम के नाम से भी पूरे देश में मशहूर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प सवाल है, और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। जी बताइए। हमारा आज का ये विश्लेषण किसी भी राजनीतिक पार्टी, विचारधारा या व्यक्ति विशेष का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं करता। एकदम सही। हमारा मकसद सिर्फ एक है, पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सामने मौजूद डेटा, ऐतिहासिक दस्तावेजों और इस सोर्स मटेरियल के आधार पर इस जटिल राजनीतिक सफर को डिकोड करना। हम सिर्फ ये देखेंगे कि पिछले 4 दशकों में जमीन पर असल में क्या काम हुआ, किन नीतियों का क्या असर हुआ, और सत्ता के इस विशाल शतरंज में कौन सी चालें किस नीयत से चली गईं। बेहतरीन। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। जो लोग दशकों से राजनीति को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी इस सोर्स मटेरियल का ये फैक्ट बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। कौन सा फैक्ट? देखिए, हम जिन्हें आज एक विशुद्ध और ठेठ राजनेता मानते हैं, जिनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर के एक साधारण परिवार में हुआ, जिनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और जिन्हें बचपन में मुन्ना कहा जाता था, हाँ, वो असल में एक इंजीनियर हैं। अरे हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जी, 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज हम NIT पटना कहते हैं, वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। जरा सोचिए, 70 के दशक में इंजीनियरिंग की डिग्री होना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक पक्की और सुरक्षित सरकारी नौकरी भी की, लेकिन फिर अचानक उस आराम की नौकरी को छोड़कर 70 के दशक के उबड़-खाबड़, धूल भरे राजनीतिक रास्तों पर निकल पड़ना, ये फैसला ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगी, वो फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं था, बल्कि वह उस दौर की हवा का सीधा असर था जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उस दौर का माहौल ही कुछ ऐसा था। बिल्कुल। अगर हम उस समय के राजनीतिक माहौल को देखें तो 1974 का साल भारत में एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। JP यानी जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन सड़कों पर था। एक युवा इंजीनियर का अपनी पक्की नौकरी छोड़कर उस वैचारिक क्रांति में कूदना कोई मामूली बात नहीं थी। उस दौर में राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं के विचारों ने उनके अंदर एक ऐसा राजनेता गढ़ा जो आगे चलकर लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला था। सही कहा। और ये सफर शुरू में बिल्कुल भी आसान या ग्लैमरस नहीं था। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर वो हरनौत से चुनाव लड़े और बुरी तरह हार गए। फिर 1980 में भी तो हारे थे ना? जी, 1980 में फिर किस्मत आजमाई, फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजनीति में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है टिके रहने की जिद। आखिरकार अपनी उसी जिद के दम पर 1985 में उसी हरनौत सीट से वो विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में नालंदा से सीधा लोकसभा पहुंच गए। और यही जिद थी जिसने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कद्दावर नेता के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन करवाया, जो आगे चलकर 2003 में जनता दल यूनाइटेड यानी JDU बनी। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी शुरुआती टाइमलाइन में मेरे लिए सोर्स मटेरियल के अंदर जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट था वो था केंद्र सरकार में उनका कार्यकाल। वो रेल मंत्री वाला समय। हाँ, 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो रेल मंत्री रहे।
सुनने वालों के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आज हम जिस इंटरनेट टिकटिंग का इस्तेमाल इतनी आसानी से करते हैं, हाँ, IRCTC वाला जो सिस्टम। हाँ, या जो तत्काल स्कीम हमें आखिरी मिनट पर ट्रेन का टिकट दिलाती है, ये सब असल में उन्हीं के दिमाग की उपज थी। ये वाकई बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और इससे भी बड़ी बात, अगस्त 1999 का वो भयानक गाइसल ट्रेन हादसा, जहां 2 ट्रेनें टकराईं और सैकड़ों जाने गईं। बहुत ही दुखद घटना थी वो। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दबाव का इंतजार किए तुरंत अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल छुपी थी। वो कैसे? देखिए, वो इस्तीफा सिर्फ एक भावुक कदम या अपनी गलती मानने का तरीका नहीं था। अगर इसे राजनीतिक नजरिए से गहराई से देखें तो इस एक कदम ने भारत की राजनीति में उनकी मिस्टर क्लीन और सुशासन बाबू की वो मजबूत छवि खड़ी, जिसने अगले 20 साल तक उन्हें लगातार वोट दिलाए। मतलब एक तरह से इमेज बिल्डिंग हो गई। बिल्कुल, ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे राजनीति में कभी-कभी एक कदम पीछे हटकर आप असल में 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। उस इस्तीफे ने उन्हें आम जनता की नज़र में बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। लेकिन वो छवि उन्हें सीधा सत्ता तक नहीं ले गई। साल 2000 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने जरूर, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण महज 7 दिन में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। सिर्फ 7 दिन। सोचिए उस समय का माहौल। उन 7 दिनों ने शायद उन्हें ये कठोर सबक सिखा दिया कि बिहार जैसे राज्य में बिना सही गणित और सटीक गठबंधन के आप सुशासन नहीं ला सकते। बिना नंबर्स के कुछ नहीं हो सकता। और फिर आता है साल 2005। ये साल बिहार के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट, यानी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने 143 सीटें जीती और लालू प्रसाद यादव के उस 15 साल के लंबे शासनकाल को खत्म किया, जिसे उस समय के आलोचक अक्सर जंगल राज का नाम देते थे। जी। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे उनके कट्टर समर्थक आज भी सिकंदर का दौर कहते हैं। 2005 से 2013 के बीच जो हुआ, सोर्स मटेरियल के उसके डेटा इतने हैरान करने वाले हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, अगर हम डेटा की बात करें तो वो किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं लगते। हाँ, मैंने सोर्स में देखा था। जो बिहार दशकों से 0.5% की रुकी हुई और सुस्त जीडीपी ग्रोथ पर संघर्ष कर रहा था, उसने उनके शासन में अचानक 11.93% की सालाना ग्रोथ रेट दर्ज की। बाप रे! 0.5 से सीधा 11.93%। जी, और ये उस समय पूरे भारत में सबसे तेज आर्थिक विकास दर थी। ये रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे गवर्नेंस का एक बहुत ही व्यवस्थित विजन था, जिसने राज्य की पूरी तस्वीर बदलने की कोशिश की। और ये विजन कागजों से निकलकर सड़कों पर साफ दिखाई दिया। बिल्कुल दिखा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2005 में पूरे राज्य में बमुश्किल 800 किलोमीटर के आसपास ढंग के हाईवे थे। 2015 आते आते ये नेटवर्क 5000 किलोमीटर को पार कर गया। बहुत बड़ा जंप है ये। बिजली का तो ये हाल था कि शाम होते ही पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाता था। लोग जनरेटर के भरोसे रहते थे। लेकिन उनके इस सिकंदर वाले कार्यकाल में गांव में बिजली की पहुंच महज 15% से उछलकर सीधे 95% तक पहुंच गई। ये एक बुनियादी जरूरत थी जो पूरी हुई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा जो चीज जमीनी स्तर पर आम लोगों के दिलों को छू गई, वो थी लड़कियों के लिए चलाई गई साइकिल योजना। अरे हाँ, वो तो एक क्रांति थी। सोचिए, एक बेहद पितृसत्तात्मक समाज में स्कूल जाती हुई लड़कियों की वो कतारें पूरे राज्य के लिए आज़ादी और उम्मीद का प्रतीक बन गईं। इस एक योजना का सीधा असर ये हुआ कि लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 60% से गिरकर सीधा 12% पर आ गया। और स्कूलों का माहौल भी तो बदला था ना? बिल्कुल बदला। मिड डे मील से स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा और 1 लाख से ज्यादा नए शिक्षकों की भर्तियां हुई। ये सारे बदलाव बहुत शानदार थे, लेकिन इन योजनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को समझना हमारे विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं था, ये बहुत ही सदीमी सोशल इंजीनियरिंग थी। सोशल इंजीनियरिंग? थोड़ा विस्तार से बताइए। अगर हम इस सोशल इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझें तो उन्होंने समाज के उन छोटे छोटे और हाशिए पर खड़े वर्गों को एक साथ जोड़ा, जिन्हें बाकी बड़ी पार्टियों ने हमेशा नजरअंदाज किया था या सिर्फ वोट बैंक समझा था। अच्छा।
उदाहरण के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए 2006 में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो जीविका प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, जिससे उनकी आय और आत्मविश्वास दोनों दोगुने हो गए। इसके अलावा पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया, जो कि भारत में पहली बार हुआ था शायद। बिल्कुल। फिर बारी आई अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की। हाँ। जो ईबीसी पहले सिर्फ अलग थलग बिखरे हुए वोटर्स थे, उन्हें 20% आरक्षण देकर सिस्टम में सीधी हिस्सेदारी दी गई। बाद में 2023 के जाति आधारित सर्वे के बाद इसी ईबीसी वर्ग के लिए 65% कोटा और न्यायिक नौकरियों में 21% आरक्षण लागू किया गया। उन्होंने इन वर्गों को सिर्फ योजनाएं नहीं दी, बल्कि उन्हें अपना एक ऐसा नया, अटूट और वफादार समर्थक वर्ग बना लिया जो हर तूफान में उनके पीछे खड़ा रहा। इसी सोशल इंजीनियरिंग और गवर्नेंस का नतीजा था कि 2007 में CNN-IBN ने उन्हें बेस्ट सीएम का खिताब दिया और 2012 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। हाँ, उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बन रही थी। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, फास्ट ट्रैक ट्रायल हुए और माओवादी ऑपरेशंस में रिटायर्ड आर्मी जवानों का इस्तेमाल किया गया, जिससे अपराध में 40% की भारी गिरावट आई। क्राइम रेट काफी कम हुआ था उस समय। पटना मेट्रो की नींव, राजगीर में 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, मेरा मतलब है साइंस सिटी, ये सब एक परफेक्ट और सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन जैसा कि हर सस्पेंस कहानी में होता है, एक बड़ा ट्विस्ट आता है और अब हम इस विश्लेषण को उस दिशा में ले जाते हैं जिसने इस पूरी सुशासन की छवि पर सबसे बड़े सवाल खड़े किए। अब हम पलटू राम वाले दौर की बात करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं सिकंदर से पलटू राम तक के उस सफर की जहां सत्ता की कुर्सी का खेल सारे विकास के दावों पर भारी पड़ने लगा। इस हिस्से को डिकोड करने के लिए हमें इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर हम 2013 से 2024 का ग्राफ देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से ज्यादा एक म्यूजिकल चेयर का खेल लगता है। म्यूजिकल चेयर? हाँ, जब भी चुनाव का संगीत रुकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठे मिलते हैं, बस उनके बगल में बैठे सहयोगी बदल जाते हैं। ये सिलसिला 2013 में शुरू होता है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे। एकदम सही। जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए उन्होंने अपना 17 साल पुराना एनडीए का गठबंधन अचानक तोड़ दिया। 17 साल पुराना गठबंधन? जी। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। उन्होंने अपने धुर विरोधी लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। लेकिन ये महागठबंधन का साथ महज 2 साल ही चल पाया। 2017 में जैसे ही आरजेडी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने अपनी वही पुरानी मिस्टर क्लीन वाली इमेज बचाने के लिए अंतरात्मा की आवाज का हवाला दिया। हाँ, अंतरात्मा की आवाज। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों के भीतर, सोचिए कुछ ही घंटों में, वापस एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2020 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ा और जीता। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती ना। अरे कहाँ खत्म होती है। 2022 में वो अचानक एनडीए छोड़कर वापस उसी महागठबंधन में चले जाते हैं और हद तो तब हो जाती है जब जनवरी 2024 में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से वो पलटकर बीजेपी के साथ एनडीए में वापस आ जाते हैं। ये टाइमलाइन याद रखना सच में मुश्किल है। मतलब सुनने वालों के लिए भी इस टाइमलाइन को बिना डायरी के याद रखना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब वो बार बार इस तरह गठबंधन बदल रहे थे, तो क्या उन्हें ये डर नहीं था कि जनता इस बात को कैसे लेगी? डर तो होना चाहिए था, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि बार बार पाला बदलने वाले नेताओं को जनता नकार देती है। फिर भी 2025 के चुनाव परिणामों में एनडीए ने 243 में से 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारी जीत दर्ज की और वो 10वीं बार सीएम बन गए। आखिर जनता उन्हें बार बार क्यों चुनती है? यही तो इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे दिलचस्प और जटिल विश्लेषणात्मक बिंदु है। सोर्स मटेरियल स्पष्ट रूप से बताता है कि 2025 की इस भारी जीत में नीतीश फैक्टर सबसे बड़ा कारण था। अच्छा। जहां विशेष रूप से महिलाओं और ईबीसी वोटर्स का 70% समर्थन उन्हें मिला। अब इस बार बार पाला बदलने को 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जाता है। वो 2 नजरिए क्या हैं? अगर हम आलोचकों की बात सुने और इसमें रेडिट पर चल रही युवाओं की तीखी बहसें भी शामिल हैं,
तो इन 5 से ज्यादा बड़े फ्लिप फ्लॉप्स को अवसरवादिता और राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की चरम सीमा माना जाता है। रेडिट पे तो लोग काफी गुस्सा थे, मैंने देखा। हाँ, रेडिट पर तो कई यूजर्स इसे मेंटल डिक्लाइन या मानसिक गिरावट तक कह देते हैं। उनका मानना है कि 2005 से 2013 वाला वो स्वर्णिम काल बहुत पहले खत्म हो चुका है और अब ये सिर्फ हर हाल में सत्ता से चिपके रहने की एक हताश कोशिश है। ये तो हुई आलोचकों की बात, लेकिन जो लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका नजरिया क्या है? समर्थक इसे एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखते हैं। वो इसे स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल यानी राजनीतिक अस्तित्व और राज्य के विकास को बचाए रखने की अचूक रणनीति मानते हैं। स्ट्रेटेजिक रणनीति? हाँ, उनका तर्क है कि बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण इतने हावी हैं और राजनीतिक चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं, वहां अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर सकते। मतलब काम करने के लिए पावर में रहना जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए अगर अपनी विकास योजनाओं को लागू रखने के लिए गठबंधन बदलना पड़े तो ये राज्य के हित में उठाया गया एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी कदम है। समर्थकों के लिए विचारधारा से ज्यादा जमीनी काम मायने रखता है। ये तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जब हम इस पूरी तस्वीर का अनफिल्टर्ड सच देखते हैं तो कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। कमियों की बात कर रहे हैं आप? जी, हमारा सोर्स मटेरियल सिर्फ उपलब्धियों की बात नहीं करता, बल्कि उन नाकामियों को भी बेबाकी से सामने रखता है जिन पर अक्सर विकास के शोर में पर्दा डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आज भी 15% से ज्यादा की भारी बेरोजगारी दर। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्वेस्टर समिट्स तो बहुत हुए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ आज भी सिर्फ 7% के आसपास अटकी हुई है। जमीन पर वो नौकरियां नहीं आई जिनका युवाओं से वादा किया गया था। और सबसे दुखद बात, 2024 में आई भयंकर बाढ़ का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हुई। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर फ्लड मैनेजमेंट और तटबंधों का इस तरह से फेल होना जारी है तो सुशासन के दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल खड़ा होता है। और जब हम कमियों और नाकामियों की बात कर रहे हैं तो 2016 की शराबबंदी नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। शराबबंदी ये तो बहुत ही विवादित रहा है। ये नीति एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी नीयत से लाया गया कानून अगर सही तरीके से लागू ना हो तो जमीनी स्तर पर कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। नीयत तो अच्छी थी वैसे। जी, इसका मूल उद्देश्य बहुत साफ और नेक था, घरेलू हिंसा को रोकना और महिलाओं को एक सुरक्षित, शांत माहौल देना। शुरुआत में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी दिखे। मतलब शराबबंदी का आइडिया तो ये सोचकर लाया गया था कि घर शांत रहेंगे, घरेलू क्लेश कम होगा, लेकिन हकीकत में इसने पूरे राज्य के कोर्ट रूम्स और पुलिस थानों की नींद उड़ा दी। सही कहा आपने। सोर्स मटेरियल के आंकड़े बताते हैं कि 2025 तक आते आते इस कानून के उल्लंघन के 10 लाख से ज्यादा केस लंबित हो गए। 10 लाख केस कोई छोटी बात नहीं है। 10 लाख केस! इसने पूरे सिस्टम को चोक कर दिया। इसने पूरी न्याय प्रणाली को जाम करके रख दिया। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि पूरे राज्य में अवैध शराब का एक विशाल ब्लैक मार्केट यानी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। पुलिस जिसे गंभीर अपराध रोकने चाहिए थे, वो शराब की बोतलें पकड़ने में व्यस्त हो गई। एक अच्छी नियत से लाई गई नीति कैसे जमीनी स्तर पर प्रशासन के लिए सिरदर्द बन सकती है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सिर्फ नीतियां ही नहीं, हाल के वर्षों में कई ऐसे विवाद भी हुए हैं जिन्होंने उनकी उस पुरानी सधी हुई और संयमित छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। कौन से विवाद? जैसे 2023 में विधानसभा के अंदर महिलाओं की शिक्षा और जन्म दर को समझाने के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे पूरे देश में सेक्सिस्ट माना गया और उसकी कड़ी आलोचना हुई। हाँ, वो बयान काफी सुर्खियों में रहा था। फिर 2025 में एक मुस्लिम डॉक्टर के दुपट्टे को लेकर जो विवाद हुआ, या एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रीय गान के कथित अपमान का जो मुद्दा उछला, ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सूझबूझ और नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। ये कमजोरी सिर्फ बयानों या विवादों में नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन पर भी साफ दिखाई दे रही है। आप सीटों की बात कर रहे हैं? जी, भले ही 2025 के चुनाव में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन अगर हम सिर्फ उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के प्रदर्शन को देखें तो वो केवल 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। 40 सीटें, ये तो काफी कम है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टियां पूरी तरह से अपने बड़े सहयोगी दलों की बसाकी पर निर्भर हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 20 सालों के शासन में पार्टी के अंदर कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप यानी कोई नया युवा चेहरा तैयार ही नहीं किया गया। कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बिल्कुल।
2022 में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, हाँ। तब तेजस्वी यादव ने एक बहुत तीखा तंज कसा था कि नीतीश अब थक चुके हैं। हाँ। आज जब हम रेडिट के उन थ्रेड्स को पढ़ते हैं जहां बिहार के युवा और आम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वहां भी यही आम सहमति दिखती है कि 2013 के बाद से कोई नया विजन, कोई नया बड़ा आइडिया राज्य को नहीं मिल पाया है। ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि विचारों की थकान भी मानी जा रही है। और शायद यही थकान अब उनके आखिरी राजनीतिक फैसलों में भी दिखने वाली है। अच्छा, ये सारी चर्चा हमें आज की तारीख यानी मार्च 2026 के इस अहम मुकाम तक ले आती है। हमारे सोर्स मटेरियल की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार इसी महीने उनके सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट लेने और मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा चले जाने की बहुत मजबूत अटकलें हैं। रिटायरमेंट? ये तो बहुत बड़ी खबर होगी। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 40 से ज्यादा साल राजनीति को दिए, जिसने बिहार के हर गांव की तस्वीर को किसी न किसी तरह छुआ है, वो सफर अब अपने आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम इस पूरे 40 साल के सफर का एक सार निकालें तो हमारे सामने एक ट्रस्टेड फ्लॉड नेता की तस्वीर उभरती है। ट्रस्टेड फ्लॉड, ये सही शब्द है। एक ऐसा राजनेता जिस पर जनता ने आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन जिसके फैसलों में बहुत सी कमियां और विरोधाभास भी थे। यह सच है कि उन्होंने बिहार को उस अंधेरे और खस्ताहाल स्थिति से बाहर निकाला, विकास का एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल। लेकिन सत्ता बचाने के लिए बार बार की गई पलटबाजियों और अस्थिरता से उन्होंने उस जनता का भरोसा भी तोड़ा है। भरोसा तो टूटा है। सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पूरी कहानी से हम लीडरशिप और गवर्नेंस के बारे में असल में क्या सीखते हैं। आखिर एक राजनेता की सफलता को हम किस तराजू पर तौलें? ये सोचने वाली बात है। क्या हम किसी नेता की महानता इस बात से तय करें कि वो अपने वैचारिक सिद्धांतों पर कितना अडिग रहा, भले ही उसे सत्ता से बाहर बैठना पड़े? या फिर उसकी सफलता इस बात में है कि चाहे जितने राजनीतिक समझौते करने पड़ें, किसी भी कीमत पर सत्ता में रहकर जमीनी स्तर पर जनता के लिए काम किया जाए? दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ विकास के शानदार आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ विचारधाराओं का टकराव और टूटते हुए गठबंधन है। और इसी विचार के साथ मैं इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ना चाहूंगी, जो हमारे सोर्स मटेरियल के इन सभी तथ्यों को देखने के बाद जहन में आता है। वो सवाल क्या है? जब हम इन 4 दशकों के राजनीतिक सफर को देखते हैं तो एक बात सोचने पर मजबूर करती है, शायद भारत जैसे विशाल, विविधता भरे और जटिल लोकतंत्र में परफेक्ट या पूरी तरह से आदर्शवादी नेता जैसी कोई चीज अब बची ही नहीं है। शायद नहीं बची। अगर सच में वे मार्च 2026 में रिटायर हो जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखने पर सवाल ये नहीं होगा कि उनकी पार्टी बचेगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भविष्य की राजनीति में कोई भी नेता अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर बिना समझौते किए जमीनी विकास कर पाएगा, या फिर गठबंधन बदलना, विचारधाराओं से समझौता करना और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना ही अब हमारे लोकतंत्र का स्थायी सच बन चुका है। ये एक कड़वी सच्चाई हो सकती है। शायद आने वाले समय में हमें यह स्वीकार करना पड़े कि आधुनिक राजनीति में सिद्धांत और विकास दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा को परिभाषित करेगा।